गुड इवनिंग ऑल बच्चों। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 4.3 पर हम लोग चल रहे थे और शायद 8th क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया था। 9th 10th और 11th है ना, ये क्वेश्चन रहते थे। तो इन्हें कंप्लीट करता हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज 4 पर चलेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट मैं एक्सरसाइज 4.4 का पढ़ा चुका हूँ। नेचर ऑफ द रूट्स ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखो एक मिनट बच्चों। और कल टेस्ट है तुम लोगों का क्वाड्रेटिक का, हो रही तैयारी? ठीक है, गुड इवनिंग प्रेरणा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सबको इस पूरी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है ज्यादातर को। अभी देखते हैं आप लोगों को कैसा लगेगा। एक मिनट बच्चों। अभी तुम लोगों का कोई टेस्ट पेपर रहता है क्या? मुझे एक बार बेटा याद दिलाना, मुझे ध्यान नहीं। यस सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ओहो यार, मैं तो बिजी हो गया एक दो काम में, मेरे दिमाग से उतर गया। ठीक ठीक ठीक, वो मैं चेक करके देता हूँ। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। हाँ जी बेटा, ठीक है। अच्छा, वो मेरे दिमाग से उतर गया, मुझे लगा टेस्ट मैं दे चुका हूँ। ठीक, वो कर देंगे। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 hours। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक वाटर टैप है, पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई एक टैंक है। ठीक है, और इस टैंक के अंदर वाटर फिल किया जा रहा है। ठीक है, 2 water tap together fill the tank in 9 and 3/8 hours। ठीक है, यहां दो टैप लगे हैं। एक लार्जर डाया टैप है
और एक स्मॉलर डाया टैप है, एक लार्जर डाया टैप है और एक स्मॉलर डाया टैप है। ठीक है, इस तरीके से यहां से वाटर आ रहा है। ऐसे ही एक स्मॉलर डाया टैप लगा हुआ है, ये आपका स्मॉलर डाया टैप हो गया। अगर दोनों लगातार चलते हैं तो दोनों का जो कंबाइंड टाइम है वो 9 and 3/8 आवर्स है, 9 and 3/8 आवर्स। ठीक है, मान लो मैं ये टोटल वॉल्यूम V मान लेता हूं कि ये दोनों मिल करके टैंक का जो टोटल वॉल्यूम है वो V क्यूबिक यूनिट है, कुछ भी हो सकता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, ठीक है, या लीटर, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं उसने। तो जितना भी है पूरे टैंक को भरने में दोनों अगर एक साथ चलें तो 9 and 3/8 आवर्स का टाइम लेते हैं। ध्यान देना बेटे, टाइम है और वॉल्यूम है। उसके बाद कहता है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। जो लार्जर डाया टैप है वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर डाया टैप से। ठीक है, लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। क्वेश्चन में जो टोटल टाइम दे रखा है वो ये दे रखा है कि अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो पूरा टैंक भरने में 9 and 3/8 आवर्स लेते हैं, दोनों साथ चलते रहे 9 and 3/8 आवर्स में टैंक भर गया। कह रहे लेकिन अगर मैं सेपरेटली दोनों टैप को चलाऊं तो जो लार्जर डाया टैप है अगर वो अकेला चले तो पूरे टैंक को 10 घंटे कम टाइम लेता है भरने में, जितना कि एक स्मॉलर डाया टैप लेता है। ठीक है, तो कह रहा बताओ दोनों का सेपरेटली अगर हम चलाएं तो दोनों का सेपरेट टाइम क्या होगा, मतलब लार्जर डाया टैप कितना समय लेगा और स्मॉलर डाया टैप कितना समय लेगा अगर अकेले उसको चला के टैंक को भरना हो। ठीक है, तो अब देखो वैल्यूज में लेट करने शुरू कर रहा हूं। लेट द टाइम टेकन बाई smaller dia tap, let the time taken by smaller dia tap is equal to x hours। सपोज x hours लेता है स्मॉलर डाया टैप। ठीक है, द टाइम टेकन बाय लार्जर डाया टैप, तो लार्जर डाया टैप क्या करता है, स्मॉलर से 10 घंटे कम लेता है। ठीक है, द टोटल वॉल्यूम, ये मैं लेट करके बता रहा हूं, बाकी बिना इसके भी कर सकते हो आप। लेट दी टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू V, ये मैंने लिया। ठीक है, अब एक रफ वर्क समझो, अगर मान लो V यूनिट फिल करता है 9 and 3/8 आवर्स में, 9 and 3/8 आवर्स में वो वॉल्यूम V फिल करता है, या इसको मैं थोड़ा और इजी करता हूं, इस चीज को नहीं लेता। वॉल्यूम V मान लो वो 10 आवर्स में फिल करता है, तो आप लोग मुझे आंसर करो कि 1 आवर में कितना फिल करेगा। अगर दोनों मिलकर के 10 घंटे में V यूनिट फिल करते हैं तो 1 घंटे में कितना फिल करेंगे, या थोड़ा और चेंज करते हैं, रुक जाओ। 10 घंटे में मान लो 20 लीटर पानी भर देते हैं दोनों, तो 1 घंटे में कितना फिल करेंगे। वेरी गुड लक्ष्य, 1 घंटे में कितना फिल करेंगे, शाबाश। 20 लीटर 10 घंटे, तो 1 लीटर कितने घंटे में, या 1 घंटे में कितने लीटर, सॉरी बच्चों, 1 घंटे में कितने लीटर, मैं ये कह रहा हूं 20 लीटर फिल करने में 10 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर। तो इसका मैंने सीधा सा कंसेप्ट तुम लोगों को बताया था, बिल्कुल ठीक है, 2 लीटर इसका आंसर है। ठीक है साहिर, बाकी जिसने भी 2 लीटर आंसर दिया है सब सही है। एक बच्चा लिख रहा है 10 लीटर, नहीं 2 लीटर कैसे,
अगर 1 आवर में निकालना हो तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ का जो 10 है वो नीचे लेके चले जाओ। अगर ये पूछा जाए 1 लीटर भरने में कितना टाइम लगता है तो 20 नीचे चला गया, तो 1 लीटर की वैल्यू आ गई। 1 लीटर हो गया 10/20 यानी 1/2 आवर्स। ठीक है। और अगर मुझे 1 घंटे में पता लगाना है कितना भरेगा तो 10 आ जाएगा नीचे, 20/10 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। कितने लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए? हैंड रेस करो। जसलीन और रक्षित, कोई डाउट? अगर डाउट हो तो डिस्कस करो। क्लियर? ओके। रक्षित, क्लियर है रक्षित या दिक्कत? सर ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें सिर्फ ये दिया गया कि दोनों ने मिल करके पूरा का पूरा वॉल्यूम वी कितने आवर्स में फिल किया, बस ये दिया गया। तो हमने क्या किया कि मान लो ये स्मॉलर डाया टैप x आवर्स लेता है v यूनिट फिल करने में, जैसे यहाँ 20 लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे ले लिया v। तो अगर v यूनिट भरता है x आवर्स में तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, ये हो गया आपका v/x। ये स्मॉलर डाया टैप का टाइम हो गया कि स्मॉलर डाया टैप इतना टाइम लेगा 1 घंटे में। ठीक है, समझ गए? 1 घंटे में इतना फिल करेगा स्मॉलर डाया टैप। इसी तरीके से वॉल्यूम v अगर अकेला लार्जर डाया टैप चले तो x-10 आवर्स लेता है, तो 1 आवर में वो कितना फिल करेगा, कितना क्वांटिटी फिल करेगा, वो फिल करेगा 1/x v/x-10। अब अगर इनके बीच में प्लस लगा दूं तो इसका मतलब है दोनों लगातार चल रहे हैं, मतलब 1 घंटे में ये इतना भर रहा है और 1 घंटे में लार्जर वाला v/x-10 भर रहा है, तो दोनों का 1 आवर का वॉल्यूम आ गया। और अगर हम देखें तो दोनों मिल करके 9 and 3/8 आवर्स में फिल करते हैं, तो ये हो जाएगा v/9 and 3/8। ये भी दोनों का 1 आवर का वर्क है, v/9 and 3/8 आवर्स, इतना वॉल्यूम उन्होंने दोनों ने फिल किया, और ये वेरिएबल की फॉर्म में है। कितने लोगों को एक्सप्रेशन समझ में आ गई? हैंड रेस करो। प्रेरणा और रक्षित, रक्षित को भी क्लियर है। प्रेरणा, कोई दिक्कत? देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों 1 घंटे में अगर सेपरेटली चले, देखो जब एक साथ आप चलाओगे तब भी पानी तो सेपरेट ही गिर रहा है ना, लेकिन एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चलते हैं दोनों, काम वो सेपरेटली कर रहे हैं बट एक साथ टाइम दे रखा है, कितना 9 and 3/8 आवर्स में पूरा वॉल्यूम v कंप्लीट कर देते हैं। तो 1 आवर में दोनों ने मिलकर के कितना पानी भरा होगा, v/9 and 3/8 आवर्स, इतना ही वॉल्यूम फिल किया होगा। अब क्या किया, तो दोनों ने सेपरेटली कितना कितना 1 आवर में काम किया होगा ये आपको देखना है। तो अगर x आवर्स वो टोटल लेता है पूरा वॉल्यूम v फिल करने में, तो 1 आवर में वो कितना वॉल्यूम फिल करेगा, v/x, इतना वाटर फिल कर देगा, वाटर मान लेते हैं। और लार्जर डाया टैप टाइम ले रहा है x-10 आवर्स v फिल करने में, तो वो 1 आवर में कितना क्वांटिटी फिल करेगा, v/x-10। अब दोनों का 1 आवर का काम हमने प्लस कर दिया, दोनों का वॉल्यूम प्लस कर दिया, तो ये भी तो यही है, दोनों का 1 आवर में कितना दोनों ने फिल किया है, दोनों टैप ने। हाँ जी प्रेरणा, अब बताओ। ठीक है ना? तो ये अगर बात आप याद रखोगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। अब v की जगह आप 1 भी ले सकते हो, v की जगह 1 लिया जा सकता है। तो वही बाकी जैसे स्कूल में सॉल्यूशन होगा या किसी बुक में देखोगे तो लिखेगा 1/x 1/x-10 इज इक्वल टू 1/9 and 3/8 आवर्स। तो जो v है उसको 1 ले लेता है, बट मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके से v लेकर के, क्योंकि सबके दिमाग में आता भी ये 1 कहाँ से आया। ठीक है ना? तो फिर उसको लर्न कर लेते हैं कि भाई 1/, कर लो ऐसे क्वेश्चन में। तो ये आप याद रखो कि 1 अब ऐसे बनता है, टेकिंग v कॉमन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू v, इसको सॉल्व किया तो 9 8 72 और 3
75/8, ठीक है। अब दिस v एंड दैट v कैंसिल आउट। इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स से x गया, 1 इंटू एक्स माइनस 10 कितना हो गया, x माइनस 10, एक्स माइनस 10 से x माइनस 10 गया, 1 इंटू एक्स कितना हो गया, x, और ये आ गया 8/75, रेसिप्रोकल हो गया क्योंकि वहां 1 बचा हुआ है। x और x को ऐड किया, ये बन गया 2x माइनस 10, और डिनोमिनेटर में है x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। अब ध्यान दो, तो लेफ्ट साइड से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो राइट का 8 कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट आ गया x माइनस 5 और होल अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू एक्स माइनस 5 और 4x इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। यहां तक का सॉल्यूशन ध्यान से देख लो पहले, 5 सेकंड दे रहा हूं, क्या किया क्वेश्चन में, देख लिया सबने। अब नेक्स्ट, ब्रैकेट ऑफ किया बच्चों, ये बन गया अपने पास 75x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25 और 5 7 35 और 2 37, इधर ब्रैकेट ऑफ किया, ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है। तो वही बेटा कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी अगर नहीं लोगे कॉमन तो, ठीक है। बाकी अगर कॉमन ले लो तो ज्यादा ठीक है, बाद में भी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा पूरे में से। अब 75x और 375 को मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट साइड पर और फिर फ्लिप करके लिख रहा हूं। तो ये आ गया अपने पास 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x माइनस और माइनस ये हो गया प्लस 375 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4x स्क्वायर और ये आ गया आपका 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, मल्टीप्लाई किया हमने 375 को 4 से, तो 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 4 3 जा 12 और 3 15, 1500 साफ ही दिख रहा है 115 है, तो 100 माइनस 15 मल्टीप्लाई किया 115, ब्रेक हो रहा है, जरूरत ही नहीं एलसीएम निकालने की अगर थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट टू टेकिंग 2x कॉमन, इट इज 2x माइनस 50, या 4 यहां से तो कॉमन आ सकता था, एक मिनट बच्चों, सीधा 4 ही बाहर आ रहा है। टेकिंग 4x कॉमन, ये आ गया x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन x माइनस 25 is equal to 0. The factors are 4x minus 15 or x minus 25 is equal to 0. Either 4x minus 15 is equal to 0 or x minus 25 is equal to 0. This implies x is equal to 15 by 4 और x is equal to 25. ये अपने पास दोनों वैल्यूज आ गई, 15 by 4 और x is equal to 25, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही x की वैल्यूज हो सकती है क्योंकि टाइम प्रेजेंट हो रहा है। तो टाइम का तो ऐसा नहीं कि टाइम फ्रैक्शन नहीं हो सकता, टाइम डेसिमल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि क्या दोनों
आंसर इलिजिबल होंगे या कोई इसमें से नेग्लेक्ट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं आंसरिंग पर। व्हेन x इज इक्वल टू 15/4, जब x अपने पास हो गया 15/4, तो अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है x माइनस 10 की। तो देखो x माइनस 10 क्या होगा? x माइनस 10 हो गया 15/4 माइनस 10। एलसीएम लिया हमने 4, तो 15 माइनस 40/4। 15 में से 40 में से 15 गया, कितना बचेगा? माइनस 25/4। अब यहां रीजनिंग है, क्योंकि पहला तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन दूसरा क्या आ रहा है? दूसरा नेगेटिव आ रहा है। पहला पॉजिटिव आ रहा है, बट दूसरा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equal to 15/4। इसलिए x 15/4 के बराबर नहीं है। अब दूसरा बेटे, ठीक है। सेकंड, when x is equal to 25, तो what about x minus 10? 25 minus 10 कितना आ गया? 15। अब हम आंसर कर सकते हैं, hence time by smaller diatab is equal to 25 hours, and time taken by या time by larger diatab is equal to 15 hours। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। देखो बच्चों ध्यान से, ईशा क्या टाइम हो रहा है भाई? हाँ जी, आप 27 मिनट लेट है। आपको पता नहीं थी क्लास? जिसको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया हैंड रेस करो। अच्छा चलो, ठीक है। क्लियर हो गया सबको पूरा क्वेश्चन? ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। ठीक है, 10th देखो। 10th कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन, ये सेम क्वेश्चन है बेटे जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8th, बस लैंग्वेज चेंज है। क्या कह रहा है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन to travel 130 kilometer between Mysore and the Bangalore without taking into consideration the time they stop at the intermediate station. If the average speed of the express train is 11 kilometer per hour more than the passenger train, find the average speed of the two trains। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझो। पीछे वाला फिर से एक बार देख लेना तुम लोग, अगर कोई ज्यादा दिक्कत आए। An express train take
1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड द बैंगलोर। यहाँ इससे कोई परेशानी नहीं है कि मैसूर और बैंगलोर है, मुंबई और दिल्ली है, हमें सिर्फ मतलब है कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर। ठीक है। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 132 किलोमीटर कवर करने में जो पैसेंजर ट्रेन है उससे 1 घंटा टाइम कम लेती। देखो रिलेशन किस में है? टाइम में। और चेंज क्या हो रही है दोनों की? स्पीड। डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। अब ये कहता है इफ एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। कह रहा पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन्स। हमें एवरेज स्पीड बतानी है दोनों ट्रेन की। ठीक है। तो हम लेट करेंगे स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। लेट द, क्योंकि उससे रिलेट करना एक्सप्रेस ट्रेन को ज्यादा सही है, क्योंकि कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन है पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर की पता हो तो एक्सप्रेस की बना लेंगे, ये ज्यादा ठीक है। उल्टा कभी मत सोचो कि एक्सप्रेस को x मान लिया तो पैसेंजर की उससे 11 कम हो गई। कर सकते हैं, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन जैसा क्वेश्चन कहे आप वैसे ही चलो। तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन की हमने स्पीड ले ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक मिनट बच्चों, द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की क्या स्पीड होगी? कह रहा है 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। डिस्टेंस कवर्ड, दोनों को एक ही डिस्टेंस कवर करना है, 132 किलोमीटर। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सभी बच्चे अपने दिमाग में सोच लो कि वो क्या एक्सप्रेशन बनाएंगे इसमें, क्योंकि पिछला मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोचो। ठीक है, तो सबने सोच लिया होगा। अब 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड बाय पैसेंजर ट्रेन, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है। इसी तरीके से 132 डिस्टेंस कवर बाय एक्सप्रेस ट्रेन, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज x plus 11, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, वी गेट टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। तो अब मुझे ये बताओ कि एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी या पैसेंजर ट्रेन? मोर टाइम से कंपेयर करना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसका टाइम ज्यादा लगेगा, एक्सप्रेस का या पैसेंजर का। एक्सप्रेस के लिए ई, पैसेंजर के लिए पी। एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी। ठीक है लक्ष्य, ठीक है। कौन सी ट्रेन को समय ज्यादा लगेगा? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है ईशा, एक्सप्रेस ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से। तो जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम कम होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है? ये टाइम को ही तो प्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा रिलेशन टाइम है। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये पूरा रिलेशन है टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है वो ग्रेटर देन होगा एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम से। जब स्पीड कम है तो टाइम तो ज्यादा लगने वाला है। तो ये साइन है इनके बीच में। अभी बताओ कितने लोग एग्री करते हो? Hand raise करो। जो मैंने यहाँ पे सिंबल डाला है ग्रेटर वाला, 132 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 132 अपॉन एक्स प्लस 11।
ये बात सही है कि नहीं? ठीक है, देखो प्रेरणा, मैंने ये कहा कि द टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 132 अपॉन x प्लस 11 एंड टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज 132 अपॉन x। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो x है वो कम है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से, जो कि x प्लस 11 है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसे टाइम कम लगेगा। ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है। ठीक है, और किसकी स्पीड ज्यादा है? एक्सप्रेस ट्रेन की। तो टाइम किसको कम लगा? पैसेंजर ट्रेन को। तो मैंने ये पूछा कि कितने लोग एग्री करते हो जो मैंने ये सिंबल डाला। अब तो समझ में आ गया कि नहीं? जिसको जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेज करो। ठीक है, तो अगर ये चीज आप लोग सीख गए तो इस एक्सप्रेशन में कभी धोखा नहीं खाओगे। ये चीज सीख समझना होता है कि कौन सा लार्जर है, क्योंकि इसमें जरूर गलती होती है, क्योंकि सब रटते हैं कहाँ से माइनस करना है, फिर पेपर में अटक जाते हैं। ऐसे आपको समझना होगा। अब मुझे क्या करना है कि ये ग्रेटर साइन के बीच में इक्वल टू डालना, कि दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाए। तो मुझे ये पता है कि जो ज्यादा क्वांटिटी है उसमें से या तो हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, हाँ जी ईशा, मैंने ये कहा कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो ज्यादा होगा, एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा समय लेगी या पैसेंजर ट्रेन ज्यादा समय लेगी, मैंने ये पूछा। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर लार्जर है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से। तो जब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो जो ये टाइम एक्सप्रेस ट्रेन ले रही है, जो ये टाइम एक्सप्रेस ट्रेन ले रही है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये है टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, और ये है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो ये है टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम से। ये बात सही है या गलत है? समझ में आया कि नहीं? जो ये साइन लगाया हुआ है, हाँ जी ईशा आपसे पूछ रहा हूं मैं, बाकियों को तो समझ में आ गया शायद। ओके, तो अब मुझे इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू का मतलब है या तो इस स्मॉलर वैल्यू में कुछ आप ऐड कर दो जो कि ये बढ़ जाए तो इसके बराबर आ जाए, या इसमें से कुछ माइनस कर दो तो इसके बराबर आ जाए। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन की लाइन पढ़ो। कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड द बैंगलोर। कह रहा है ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है जितना टाइम पैसेंजर ट्रेन लेती है उससे 1 घंटे कम लेती है, उससे 1 घंटे कम लेती है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से कर दूं -1, ध्यान देना, अगर मैं इसमें से कर दूं -1 तो यानी ये दोनों अब हो गए बराबर। ये देखो कम कर दिया ना। एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी पैसेंजर ट्रेन का जो समय ज्यादा है उसमें से 1 घंटे कम कर दो तो दोनों का टाइम हो गया बराबर। ठीक है, अब जब ये दोनों इक्वल हो गए अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने में क्या करना है? टेक्निक लगानी है। क्या बताया था? एक्स वाली वैल्यूज एक साथ, 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11, और -1 राइट पे चला गया हो गया +1, -1 राइट पे चला गया हो गया +1। अब बच्चों 132 हमने ले लिया कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज 132 एज इट इज x इंटू एक्स प्लस 11। ये हमने एलसीएम ले लिया। अब तो आ ही गया होगा सबको सॉल्व करना, बाकी का तो काम यही है। ठीक है, x से x गया, कितना आ गया? x प्लस 11, x प्लस 11 से x प्लस 11 गया, आ गया x इज इक्वल टू 1। x से x हो गया कैंसिल आउट, 132 मल्टीप्लाई विद 11 और 1 इंटू एक्स प्लस 11 एज इट इज। ओके, अब 132 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, आ गया 132 और 132। ये सॉल्व होके हो जाएगा अपने पास
2, 3 to 5, 4 और 1, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब हम इसको राइट पे ले गए, फिर फ्लिप करके लिख दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमने अप्लाई करनी है। तो 1452 मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1452। अब बना लो इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3, now 3 1 3 2 3 1, 11 11 और 11। मुझे चाहिए 11, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके आएगा 11। क्लियर हो गई बात? तो देखो 2 इंटू 2 4 और 11, 44 माइनस 33, 44 माइनस 33 11, ठीक है ना। तो मिडल टर्म कर देते हैं ब्रेक बच्चों। ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1552 इज इक्वल टू 0। Taking x common from first two, x plus 44 minus 33 from next two, x plus 44 is equal to 0. ठीक है? This implies first factor is x minus 33 and second factor is x plus 44 is equal to 0. This implies either x minus 33 0 or x plus 44 0. This implies x is equal to 33 और x is equal to minus 44। ठीक है, अब बात x किसको प्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को प्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equal to minus 44 and x is equal to 33। ठीक है, this implies speed of एक्सप्रेस ट्रेन, हमने एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन को माना था ना, पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज x। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is 33 kilometer per hour and speed of express train 11 ऐड कर दो 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोगों को कोई गलती करनी चाहिए। अब बहुत आते हैं बेटे इस तरह के स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम, यही रिलेशन है। 15 सेकंड देता हूँ, ध्यान से पढ़ो सारे, कोई डाउट हो तो बताओ। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर इसे पढ़ो, ठीक है, इजी रहेगा। ठीक है, अब कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो। जसलीन और मंथन, कोई डाउट हो तो क्लियर करो। ठीक, बड़े फिर आगे। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आओ 11th पे, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है sum of the areas of two square is 468 meter square. Sum of the areas of two square is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two square. ठीक है, क्या कह रहा है, sum of the area of two square is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of the two square. अगर बच्चों पेरीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब एक स्क्वायर लार्जर है और एक स्क्वायर स्मॉलर है, तभी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो हम दोनों स्क्वायर जरा बनाते हैं। ठीक है, बाकी पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। मान लो एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, और एक स्क्वायर लार्जर बना लेते हैं। अब सीधा जो रिलेशनशिप बोल रहा है बेटा, वो एरिया में रिलेशनशिप बोल रहा है, और दूसरा रिलेशनशिप पेरीमीटर में बोल रहा है। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप कोई नहीं है कि जैसे ये कहता द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लार्जर स्क्वायर। ऐसा तो नहीं बोला कि आप डायरेक्ट रिलेशनशिप बता सको। एक पेरीमीटर में भी है, एक पेरीमीटर में है, और दूसरा किस में है, दूसरा रिलेशन एरिया में है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि जब आप डायरेक्टली कोई चीज नहीं बना पा रहे हो तो हमेशा दो वेरिएबल यूज कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। तो जैसे मैंने ले लिया, लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर बी एक्स एंड साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर बी वाई। ठीक है, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी एक्स, the side of larger square is y। x और y आ गया। अब पहला केस देखो बच्चों, पहला केस क्या कहता है, पहला केस एरिया में बोलता है। भाई एरिया, दोनों के एरिया का टोटल है 468 मीटर स्क्वायर, यानी मीटर में डायमेंशन है। तो अगर मैं स्मॉलर स्क्वायर के एरिया की बात करूं तो एक्स स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया। लार्जर की बात करूं तो वाई स्क्वायर, और दोनों के एरिया को टोटल किया तो 468। ये पहला रिलेशन। यहां से x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको अभी एज इट इज रहने दो। अब केस 2 पर आओ। केस 2 क्या कहता है, इनकेस जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 24 है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें बच्चों, तो लार्जर और स्मॉलर, अगर एक स्क्वायर, अगर एक स्क्वायर का, ठीक है, अगर एक स्क्वायर का, एक स्क्वायर की साइड लार्जर है तो उसका पेरीमीटर भी लार्जर होगा। तो स्क्वायर की साइड कितनी है लार्जर, y, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4y। अब स्मॉलर स्क्वायर की साइड x है तो उसका पेरीमीटर कितना हो गया 4x, और दोनों का डिफरेंस कितना हुआ पेरीमीटर का 24। अभी ये बात समझ गए मेरी या नहीं सभी? ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है 24। अब 4 ले लो कॉमन, थोड़ा इजी बन जाए। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। 4 गया नीचे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। This implies y minus x is equal to 6. This implies y is equal to 6 plus x. This is your second relation. क्या हो गया ये सेकेंड रिलेशन, x मिल गया y मिल गया, करेक्ट। अब y को इन टर्म्स ऑफ x रखा जा सकता है फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां तक पहले देखो एक्सप्रेशन, उसके बाद तो है बस सॉल्यूशन। देख लिया सबने? अब बढ़ता हूं बच्चों आगे। बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स स्क्वायर अपने पास है और वाई स्क्वायर की जगह मैंने वाई की वैल्यू रख दी 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, क्लियर? अब बढ़ रहा हूं क्वेश्चन में आगे। अब बनानी है क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 6 2 12x इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड किया 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 12x। अब 36 को जब लेस किया तो 8 आउट ऑफ 6 2, 6 आउट ऑफ 3 3, और ये 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
अभी और थोड़ा सॉल्व हो सकता है, अगर 2 को कॉमन कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 2 2 ज़ा 4, 2 1, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 0 के नीचे गया, 0/2 इज 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है। 216 इंटू 1 कितना आ गया, -216। अब मैंने बताया था अगर माइनस आया तो मिडल टर्म कैसे ब्रेक होगी, सबट्रैक्ट करके आएगा। तो 216 के बना लो प्राइम फैक्टर, 21028, 2524, 227। ठीक है, फिर ले लेते हैं 39, 33 और 31। करेक्ट। अब लाना है भाई 6, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 और 3 3 ज़ा 9, नहीं, तो हमें चाहिए 6, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 और 4 3 ज़ा 12। देखो ध्यान से, 3 3 ज़ा 9, ये एक साथ ले लेता हूँ, और 4 और 3 12। ठीक है, 18 माइनस 12 कितना होता है, 6। हो गया ब्रेक। पढ़ते हैं फिर आगे। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x minus 216 is equal to 0. From first to x is common, x plus 18. Next minus 12 common, x plus 18, 0. ठीक है, रफ वर्क है बच्चों, ध्यान रखना इसका। The factors are x minus 12 और x plus 18 is equal to 0. Either x minus 12 0 और x plus 18 0. ठीक है, now x is equal to 12 और x is equal to minus 18. x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, बिकॉज लेंथ ऑफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equal to minus 18 and x is equal to कितना हो गया बेटे, 12। तो आंसर क्या हुआ, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर की लेंथ कितनी आ जाएगी, स्मॉलर स्क्वायर की लेंथ तो आ गई आपकी 12 मीटर, लार्जर स्क्वायर की लेंथ लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। अब लार्जर स्क्वायर कहाँ रिलेशन ले रहा है, वो ये रहा, ये देखो, y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, बिल्कुल ठीक है ईशा, वेरी गुड, 6 प्लस एक्स। नेगेटिव बेटा वैल्यू अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन देखी जाती है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू एप्लीकेशन को जस्टिफाई करती है तब आपको लेना है, और नहीं करती है तो नहीं लेना है। तो जितने भी मेजर क्वांटिटीज है जैसे स्पीड, टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, अगर ये सब नेगेटिव आता है तो आपको इसे नेग्लेक्ट करना होगा। लेकिन अगर वो इंटीजर बोल दे और तब नेगेटिव आए तो उसको लेना भी पड़ सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप याद रख लो कि जब भी नेगेटिव आया हमें हटा ही देना है, नहीं, वो एप्लीकेशन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेंथ को हम कभी ऐसे नहीं कहते ना -2 सेंटीमीटर, -5 मीटर, तो इसलिए नेगेटिव वाली बात प्रैक्टिकली फॉल्स है, इसलिए उसको हटा दिया गया। ठीक है, समझ गए, तो ये रीजनिंग बहुत जरूरी है। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर 12 प्लस 6 दैट इज 18 मीटर। कहां से निकला, सब समझ गए। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वाड्रेटिक पूरी की पूरी हो गई खत्म। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सिर्फ हमने अब क्वेश्चन करना है। ठीक है, 10 सेकंड है, जल्दी देखो इसे। मंथन और साहिर, कोई डाउट है बच्चों, सबको क्लियर है? ये क्लियर वाला हैंड रेज हो रहा है, डाउट वाला जब मैं बोलूं? अच्छा चलो, पहले जिसको क्लियर है वो हैंड रेज करो।
फिर डाउट वालों को देखते हैं। वेरी गुड, सभी को क्लियर, शाबाश। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म पर। एग्जाम्पल नंबर 16 पर आओ बेटा, पेज नंबर 89, एग्जाम्पल नंबर 16। Find the discriminant of the quadratic equation and hence find the nature of its roots. Nature of its roots पहले पढ़ा चुका हूँ। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज d इज लेस देन 0 therefore no real roots, has no real roots। ये मैंने क्या बताया था, रूट्स आर इमेजिनरी नंबर, एक ही बात है। नो रियल रूट्स लिख लो, 10th क्लास में ठीक रहेगा। तो एग्जाम्पल 16 कितने लोग कर लोगे, हैंड रेस करो। ये कर चुके हैं हम सारा, मैंने एक साथ ही पढ़ा दिया था सारा तुम लोगों को, नेचर ऑफ रूट्स वगैरह। हर्षिता एंड ईशा, रूट नहीं निकालना, जब नेगेटिव आ जाए तो रूट निकलेगा ही नहीं। रूट सिर्फ निकलता है इफ d ग्रेटर देन 0 और इफ d इज इक्वल टू 0, तब आपको रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये शायद हमने डिस्कस किया था यहाँ पे 4.2। ये तो पढ़ा है मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर या तो इसके बाद वाले लेक्चर में रहा होगा ये बात। हाँ ये रही, इससे पहले में ही है, पढ़ा तो चुका हूँ शायद मैं। तो फिर 4.2 से पहले है, ये रहा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए? तो यहां से आप इसको सारा देख सकते हो। कौन सी डेट का काम है ये, एक मिनट बच्चों, 22 में को मैंने ये सारा पढ़ाया था। ठीक है, ये रहा आपका नेचर ऑफ द रूट्स, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सिर्फ मैंने सॉल्व ही नहीं किया था, आपको सारे नेचर ऑफ द रूट्स बताए थे। ये होने के बाद हम आए थे नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक, इफ d ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर, एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 17 पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस एग्जाम्पल को पहले क्यों नहीं दिया गया, एप्लीकेशन में क्या फर्क है, अभी देखो, समझो इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहे हैं, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड at the point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Okay, is it possible to do so? इसमें जो ये वाली सिचुएशन है, is it possible to do so, यही बताता है कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही आपको करना है। वो आपसे पहले ये पूछ रहा है कि क्या ये सिचुएशन सही है जो क्वेश्चन में दी गई है, और बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। बाकी क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी सिचुएशन करेक्ट दी हुई थी, बस आपको उसे सॉल्व करना था। और इस क्वेश्चन में अभी आपसे ही पूछ रहा है कि क्या ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है। अगर एग्जिस्ट कर सकती है, इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट वुड द पोल बी इरेक्टेड। तो बताओ क्या डिस्टेंस है दोनों गेट से जहां पर कि पोल लगाया गया है। ठीक है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना सारे। क्या कह रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसकी बाउंड्री पर एक पोल लगा दिया गया है। बाउंड्री पर एक पोल लगा दिया गया, कुछ इस तरीके से। थोड़ा कोशिश करता हूं मैं 3D बनाने की। कुछ इस तरीके से एक पोल लगा दिया गया।
पोल के लेंथ से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ गए। जब पोल लगा दिया गया तो आगे ये कहता है ऑफ डायामीटर 13 मीटर, उस सर्कुलर पार्क का जो डायामीटर है वो 13 मीटर है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट, टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट। देखो इसका पहले मतलब समझो क्या है। ये सपोज सेंटर हो गया और ये इसका डायामीटर हो गया, ये सेंटर हो गया और ये इसका डायामीटर हो गया, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, थोड़ा फिगर ढंग से बने, तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये इसका डायमीटर हो गया। कह रहा है इसके डायमेट्रिकली अपोजिट दो गेट हैं, ठीक है, एक ए और एक बी। मान लो यहां पर एक गेट ए फिक्स है, तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट इन डायामीटर यहां पर गेट बी है, यानी जो डायामीटर है यही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, 13 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों गेट के बीच में। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अब इन दोनों गेट से जो पोल का डिस्टेंस है, मान लो मैं इस पोल को पॉइंट नाम दे देता हूं पी, शायद इसे नाम दिया हुआ है नहीं, तो पी हम इसको नाम दे देते हैं। कह रहा है इस पोल पी का डिस्टेंस गेट ए से और इस पोल पी का डिस्टेंस गेट बी से, जो इनके डिस्टेंस में डिफरेंस है वो 7 मीटर का है। कितने का है? 7 मीटर का है। देखो अपोजिट गेट फिक्स्ड ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर, इज इट पॉसिबल? कह रहा क्या ये सिचुएशन हो सकती है? अगर ये सिचुएशन हो सकती है तो दोनों डिस्टेंसेस बताओ, ठीक है। अब जिस हिसाब से मैंने फिगर ली है उस हिसाब से गेट ए का डिस्टेंस कम है और बी का डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जैसी फिगर हो, कोई जरूरी नहीं कि ए इज स्मॉलर, ठीक है। फिर से पढ़ता हूं। A pole has to be erected at the point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from the two diametrically opposite gate is 7. Gates A and B on the boundary is 7 meter. तो अब मैं डिस्टेंस को लेट करता हूं। Let the distance of pole from A, let the distance of pole from A be x मीटर, x मीटर ले लिया क्योंकि स्मॉलर है। द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम बी, एक मिनट बच्चों, फ्रॉम ए और फ्रॉम बी इज इक्वल टू x+7। अब समझ गए? अगर मुझे डिफरेंस बताना हो कि दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना डिफरेंस करता है ए और बी में, तो बी हमें पता ही है बड़ा ही होगा, x+7 माइनस एक्स कट के आ गया 7 मीटर का डिफरेंस। अब आप उल्टा नहीं कह सकते कि सर हम x माइनस x+7 ले सकते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस जो गेट ए से डिस्टेंस है उसको स्मॉलर माना है। तो बी से डिस्टेंस अगर मैं x-7 लिखता तो लिख सकता हूं, लेकिन मैंने बी को लार्जर यहां शो कर दिया है फिगर में, तो मैंने लिख दिया x+7, ठीक है। अगर मान लो बी को आप x मानते अकॉर्डिंग टू द फिगर जो आपने बनाई है, क्या आप ये बताना चाह रहे हो कि बी का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ए लिखते हुए लिख देना x-7, ज्यादा ठीक है, ठीक है। बाकी अगर फिगर नहीं बनाते तो जो मर्जी करो, ए का डिस्टेंस x तो बी का डिस्टेंस x+7, ए का डिस्टेंस x तो बी का डिस्टेंस x-7, क्योंकि जब फिगर बनाई है तो थोड़ा शो भी तो करना चाहिए ना कि कुछ पता है इसको। तो ये x हो गया और ये x+7 हो गया, ठीक है। अब आते हैं बिकॉज एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन मुझे इसका रीजन बताएगा, ये क्यों हो सकता है? बिकॉज एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, APB क्यों 90 डिग्री होगा? अपनी मर्जी से ही। शाबाश साहिब, वेरी गुड बच्चे। रीजन बेटा क्यों ये राइट ट्राइंगल है शिराशी? क्योंकि बिना इसको जाने आप ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर सकते।
नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल आपने कैसे डिसाइड कर ली? मैं तो नहीं कह रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल है मंथर। अपने आप कैसे राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी? ऐसा तो कुछ क्वेश्चन ने बोला नहीं कि जो गेट सारे ज्वाइन कर दो तो राइट एंगल बने। क्यों सेंट्रल एंगल का हाफ है ये भी बताओ लक्ष्य। चलो मैं बता देता हूँ। बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, 9th क्लास में पढ़ा है, और ये रीजन नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे कि भाई कैसे आपने 90 ले लिया। पढ़ा था या नहीं 9th क्लास में? ए बी इज अ डायामीटर और उसके अलावा ए पी बी सेमी सर्कल है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो ए पी बी क्या है? सेमी सर्कल है, तो एंगल इना क्या हुआ? सेमी सर्कल। तो ये ध्यान रखना, जब डायामीटर को ज्वाइन करके सर्कल के किसी भी पॉइंट को लेकर के ज्वाइन किया जाए तो हमेशा वो 90 डिग्री होता है, और रीजनिंग क्या होती है? एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है? अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हम कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं ए बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to sum of square of other two side, AP square plus BP square by Pythagoras theorem। ठीक है? अच्छा, अब AB को क्या लिख सकते हो आप? AB को आप लिख सकते हो 13 स्क्वायर, AP को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, और BP को मैं लिख सकता हूं x प्लस 7 स्क्वायर। क्या लिखा? AB को लिखा 13 स्क्वायर, AP x स्क्वायर और BP x प्लस 7 स्क्वायर। यहां तक समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। 13 का स्क्वायर तो हो गया 169, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 7 14। रीअरेंज करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 0। ये समझ गए होगे मैंने क्या किया? 2x स्क्वायर प्लस 14x और 149 अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी 49 169 में से, तो माइनस 120 0। अभी यहां से 2 कॉमन आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 0। 2 0 के नीचे गया, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां तक हम आ गए, ठीक है? ईशा कोई डाउट या मंथन? हैंड रेज हो रहा है तुम दोनों का, ठीक है? अब असली बात है कि यहां से आपको सॉल्यूशन करना है नहीं, पहले आपको इसका आंसर देना है। इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो क्वेश्चन को पहले वेरीफाई करना है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, नाउ d 7 स्क्वायर माइनस 4a1 और c हो गया माइनस 60। 7 का स्क्वायर बच्चों 49 और ये हो गया आपका 240, बन गया 289। अगर d नेगेटिव नहीं आता देन द कंडीशन इज पॉसिबल। अगर d नेगेटिव आ जाए देन दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। तो ऐसा करने के बाद अब आपको रीजनिंग करनी होगी। बिकॉज d is greater than 0, therefore condition is possible। तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन पॉसिबल है या इट इज अ पॉसिबल कंडीशन। अगर कंडीशन पॉसिबल है तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फिर हम क्यों मिडल टर्म ब्रेकिंग पे जाएं जब हमने डी निकाल ही लिया? तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना हो गया बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 7, तो आ गया माइनस 7। माइनस 7 प्लस माइनस 289 रूट अपॉन 2 इंटू ए इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ठीक है। अब -7 प्लस -289 का स्क्वायर रूट होता है अपॉन 2। अब दोनों कर लो अलग अलग। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -7 + 17/2 और दूसरा -7 - 17/2। x इज इक्वल टू 10/2 और x इज इक्वल टू -24/2। निकालने दोनों है, ठीक है। वो तो गई 4.4। 4.4 में है क्या? x इज इक्वल टू 2 5 10, x इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी या डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि इसने डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस वर्ड यूज करिए। बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -12। x -12 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या आ गया? x इज इक्वल टू 5। तो डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट A is 5 meter and distance of pole from gate B is 5 plus 7, that is 12 meter. देखो दिखाई दे रहा है? बहुत छोटे तो नहीं हो गए फॉन्ट? पढ़ने में आ रहे हैं? 15 सेकेंड, फटाफट देखो। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। बस ये एक स्टेप है इसके अंदर, डिस्क्रिमिनेंट वाला, बाकी तो सेम ही है क्वेश्चन। कल तुम लोगों का 6 बजे ही टेस्ट है, 6 से 7, और सभी को टेस्ट देना है, चाहे कोई नया हो चाहे कोई पुराना हो। जितना उसे आता है उसको अटेंड करना है और एनसीईआरटी से तैयारी करना है। हाँ जी ईशा और साहिर, कोई डाउट? 6 to 7, 6 PM to 7 PM टेस्ट मिलेगा गूगल क्लासरूम पर, और कल तुम लोगों का टेस्ट में चेक करके दे दूंगा, ठीक है। हाँ जी, क्वाड्रेटिक का टेस्ट है। अच्छा, और आ जाओ जरा एक कॉन्सेप्ट पर। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 is equal to 0 and hence find the nature of its root, find them if they are real। तो यहाँ पहले 3 एलसीएम ले लेना, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेना, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालना और नेचर ऑफ द रूट्स बता देना। हाँ जी हाँ जी, चैप्टर 4 का टेस्ट है भाई। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी का टेस्ट है शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। और ये टेस्ट पेपर आपको मिलेगा गूगल क्लासरूम पर टेस्ट सेक्शन में, करेक्ट। एग्जाम्पल 18 आप खुद कर लेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप पूरा खुद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं बड़े आराम से। हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट सेकंड। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कह रहा है k की वैल्यू बताओ अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। जब भी बेटा रूट्स के बारे में कहा जाए तो समझ जाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही वो सॉल्व होगा, ठीक है। जब भी रूट्स के बारे में बोल दिया जाए कि रूट्स क्या हैं, रियल हैं, अनइक्वल हैं, ठीक है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर
नॉट रियल, तो समझ जाओ डी की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तो के की वैल्यू बताओ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले उसे प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाओ। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यूज फिल्टर कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज ए इज के, बी इज माइनस 2k और सी इज इक्वल टू 6। फाइंड आउट करिए बेटा डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी बी स्क्वायर हो गया आपका माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4a इज के, सी इज 6। ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। ये अपने पास आ गई वैल्यू डी की। अब आप करेंगे रीजनिंग, बिकॉज रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। ये पूरा लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ कर दो। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, या बिकॉज इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देयरफॉर discriminant is equal to 0. This implies 4k square minus 24k is equal to 0. अब यहां कभी भी गलती ये मत कर लेना कि जैसे मान लो मैंने 4k ले लिया कॉमन, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, गलती से पूरा 4k 0 कर दो। ये हमेशा याद रखना कि वेरिएबल जो है वो 0 हो सकता है। तो इसलिए आपके यहाँ दो फैक्टर तैयार होंगे। एक फैक्टर तो बनेगा इधर 4k 0 और दूसरा 6 माइनस k 0। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 0। 4 0 के नीचे जा सकता है क्योंकि वो डेफिनेट वैल्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटे, k इज इक्वल टू 6। क्या लिख रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स यानी इक्वल रूट्स। तो एक के आया 0 और एक के आया 6, क्या दोनों आंसर हैं या दोनों में से कोई एक है? ये भी देखना पड़ता है। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अगर आप ध्यान दो तो इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कितने लोग कहते हो कि ये दोनों आंसर पॉसिबल है? जो कहते हैं दोनों आंसर पॉसिबल हो y लिखो, और जो कहते हैं दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है वो n लिखो। नो, यस और नो। दोनों आंसर पॉसिबल हैं वो y टाइप करो, और जो एक आंसर को पॉसिबल कह रहा है वो n टाइप करो। चलो जी, ओके ओके शिराशी, ठीक है। लिखते जाओ। एक आंसर मतलब पॉसिबल है साहिब आपके हिसाब से? ठीक है, तो मंथन आप एक्सप्लेन करो कि क्यों आपने कहा कि एक आंसर पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल है? सर 6 पॉसिबल है। 0 क्यों नहीं? सर 0, हम्म, सर वो वैल्यू में पुट होके तब 0 वैल्यू में पुट हो जाएगा तो वो k इंटू एक्स को 0 बना देगा। फिर तब हम 0 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर वो प्लस 6 इज इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा ना। वेरी गुड, ठीक है, ये भी सही है। बट फिलहाल इसका सबसे सिंपलेस्ट आंसर क्या है? क्योंकि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये कोफिशिएंट है बेटा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये कभी 0 नहीं होता। ध्यान दो, है ना? अगर ये 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी। पहली डेफिनेशन लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका रीजन क्या रहेगा? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0, therefore k is not equal to 0 and k is equal to 6। ये इसका आंसर रहा। और बाकी ऐसा नहीं कि दो आंसर भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो ये पहले वाले में हो सकता है दो आंसर आपके निकले,
क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। तो ये सारा खत्म हो गया, 3, 4, 5 बस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जैसे अभी मैंने प्रैक्टिकल सर प्रॉब्लम बताई वैसे। सर वन डाउट हाँ जी। सर, ये जो 4k² माइनस 24k आया है, ये इक्वल कैसे हुए सर? ये इक्वल टू 0 हुआ ना, क्योंकि रूट्स इक्वल दे रखे हैं आपको। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ओके सर। तो इसलिए d 0 हो गया। और d कितना है, 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? हैंड रेज करो। हर्षिता एंड प्रेरणा क्लियर? प्रेरणा को डाउट? ठीक है बच्चों, क्लास एंड कर रहा हूं, बाकी के बच्चों को क्वेश्चन ट्राई करना। और अगली क्लास अब शुरू होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, एपी से। ठीक है, ट्यूसडे को हम एपी करेंगे। होमवर्क आज टेस्ट तैयार करो तुम लोग, यही होमवर्क है। फिर उसके बाद अब मैं असाइनमेंट शेयर करना शुरू करूंगा, फिर तुम लोगों को क्वेश्चन देने शुरू करेंगे असाइनमेंट में से। ठीक है, चलो बाय बच्चों।